Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. पहले रैंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे झारखंड की, हम क्लाउड सीडिंग के बारे में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में, एंड देन यूएस के रशिया के ऊपर इम्पोज के सैंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए इस सरंडा की, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 1968 से, जहां पे पहले इसे गेम सेंचुरी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया था पुराने लॉ के अंडर। जैसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है उसके बाद इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनना चाहिए था, बट नहीं बनती है। 2020 में एनजीटी कहते हैं कि भाई यहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो। बट 2020 की जजमेंट के बाद से अभी तक स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, बिकॉज यहां पर ट्राइबल राइट्स और माइनिंग ऑपरेशंस चल रहे थे, जिसके कारण अब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है गवर्नमेंट को और कहा है कि भैया इतना डिले क्यों है, आप एनजीटी के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कीजिए। अब यहां बात जब आती है तो इस एरिया की लोकेशन को आपको जानना होगा। झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर पे ये लोकेटेड है, जो ये है। अब यहां पे आपको एलिफेंट की पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आते हैं। कभी कभी हाथी देखने को मिलते हैं, क्लॉथ बियर और इवन आपके चौसिंगा यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड एरिया बिकॉज ऑफ ह्यूमन प्रेशर्स एंड बिकॉज ऑफ माइनिंग। उसके साथ साथ यहां पर आपको वाइल्ड लाइफ की डेंसिटी भी डिक्रीज होती हुई दिख रही है, बिकॉज यहां पर टाइमली एक्शन नहीं लिए गए। अब कहा जाता है कि भाई इस एरिया के ऊपर जब एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जस्टिस एमबी शाह कमीशन के द्वारा, तो ये कहा गया था कि इलीगल यहां पर आयरन एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जो कि 14,000 करोड़ का नुकसान करता है देश को। तो कहा जाता है कि भैया यहां पर 26% आपका इंडिया का ऑयल रिजर्व है, एंड दैट्स व्हाई इस एरिया को अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे रिकॉग्नाइज करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे ये 5th शेड्यूल के अंडर आता है, एंड हो, मुंडा एंड काफी सारी आदिवासी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, इंक्लूडिंग पीवीटीजीज। तो यहाँ पर अगर हम इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर डाल देंगे तो इनके लाइवलीहुड के ऊपर असर पड़ेगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी हम वायलेट करेंगे, तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट रिलेक्टेंट है यहाँ पर एक्ट करने के लिए। अब आपको कंजर्वेशन और लाइवलीहुड को यहाँ पे बैलेंस करना चाहिए। काफी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के ऊपर आप फोकस करो, बिकॉज साल फॉरेस्ट का वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया है ये। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली एयर पोल्यूशन। अब विंटर आ गई है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हर साल की एक कॉमन स्टोरी है। अब ये पोल्यूशन होता क्यों है? कहते जी कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी व्हीकल एमिशन और बहुत सारे और भी चीजें इसमें आ जाती हैं, जैसे बायोमास की बर्निंग एंड बाकी चीजें। अब इसके साथ साथ आपकी स्टबल बर्निंग भी एक प्रॉब्लम है, जो कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के एरिया में की जाती है और यहाँ पे एयर क्वालिटी को डिप्लीट करती है। बट इसके अलावा कुछ वेदर पैटर्न्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आती है वो टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ आती है, तो सारा एयर पोल्यूशन पंजाब हरियाणा का यहाँ पे लेके आती है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि मौसम ठंडा है, जमीन ठंडी हो जाती है। जमीन ठंडी होने की वजह से आसपास की हवा ठंडी हो जाती है, एंड ऊपर की हवा गर्म हो जाती है, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन, जिससे एयर सर्कुलेशन आपकी रुक जाती है। तो इस वजह से भी नीचे की हवा ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। तीसरा रीजन आपका हिली माउंटेन एरिया, कोल्ड एरिया हो गया, हाई प्रेशर, एंड दिल्ली रिलेटिवली हाई लो प्रेशर पे। तो यहां पर एयर का सर्कुलेशन टुवर्ड्स दिल्ली इंक्रीज होगा, जिससे सारा जो पोल्यूटेंट है वो टुवर्ड्स दिल्ली आएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए वैसे तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या था कि आप यहां पे फोकस करते किसके ऊपर, एमिशन को रिड्यूस करने के ऊपर, अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर फोकस करते, इंडस्ट्रीज को कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आते, व्हीकुलर एमिशन को कम करते, या आप कंस्ट्रक्शन के नए मेथड्स के ऊपर फोकस करते जहां पर आप कंस्ट्रक्शन वेस्ट को कम करते, स्टबल बर्निंग को रोकते, आप क्लीन फ्यूल को यूज करते, आप बेटर अर्बन प्लानिंग करते। बट गवर्नमेंट इसमें एक शॉर्टकट ढूंढने की तैयारी में है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम एक एयरक्राफ्ट लेंगे ऐसा, इसमें लोड करेंगे कुछ केमिकल, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसको स्प्रे करके हम क्लाउड की कंडेंसेशन को इंक्रीज करेंगे। अब क्लाउड की कंडेंसेशन बढ़ेगी तो इससे बारिश आएगी, बट इसमें आपको चाहिएगा पहले से ही कुछ बादल बने हो, मॉइस्चर हो, तब आप और ज्यादा बारिश करवा सकते हैं। अब इससे कई सारे प्रॉब्लम्स भी, जैसे अभी अगर हम बात करें तो हमें यह नहीं पता कि ये कितना रिलायबल है।
अब इसके ऊपर टोटली डिपेंड करना कहीं ना कहीं एक भूल भी हो सकती है, बट उसके साथ साथ आपको यह समझना होगा कि इससे एनवायरनमेंट भी कंटामिनेट होगा, एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम के ऊपर असर पड़ेगा, ह्यूमंस और एनिमल्स की हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट है हमें नहीं पता, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी अगर बारिश ज्यादा होगी, फ्लडिंग होगी, तो उसके बारे में कोई यहां पर बातचीत नहीं की गई है। तो इस वजह से थोड़ा एक रिस्की इंडेवर है, एथिकल कंसर्न भी है कि क्या हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। तो यहां पे इस बारे में आपको इतना ही समझना। अब बात करते हैं रशिया यूएस वॉर की। जैसे तो वॉर यूक्रेन के साथ चल रही है, बट यूएस ने अभी दो ऑयल कंपनीज, दैट इज रोस नेफ्ट एंड लोकी ऑयल, लुक ऑयल सॉरी, इन दोनों के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दी। और यूएस ने यह भी क्लेम किया है कि बाय एंड ऑफ दिसंबर, बाय एंड ऑफ दिस ईयर, इंडिया अपनी डिपेंडेंसी ऑयल इंपोर्ट की रिकैलिब्रेट करेगी एंड कहीं ना कहीं हम यहां पर कोशिश करेंगे कि मॉस्को को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर सके। अब यूएस क्यों ऑयल के पीछे पड़ा हुआ है? कहते 25% जो भी आपका ऑयल और गैस रेवेन्यू है वो फंड करता है वहां की फेडरल गवर्नमेंट, और ये वन ऑफ द मेजर सोर्स है यूक्रेन वॉर की फंडिंग का। तो यहां पे डेफिनेटली यूएस और उसके अलाइज ये चाहते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के उनकी इकोनॉमी को तोड़ा जाए, जिससे वो पीस टॉक के लिए सामने आए। अब यहां पे कहीं ना कहीं इंडिया को एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अपनी एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बीच में, बिकॉज देखो हम बहुत ही डिस्कंफर्ट सिचुएशन में, हम वेस्ट के साथ भी रिलेशन खराब नहीं करना चाहते एंड हम रशिया को भी नाराज नहीं करना चाहेंगे। तो अब बात यहां पे ये आती है कि भाई ये जो दो कंपनीज हैं ये 5% ग्लोबल ऑयल सप्लाई को देते हैं और इससे ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। अब अगर यहां पे यूएस कहता है कि भैया आपको इससे तेल नहीं खरीदना, तो हमें वैसे यहां पर यूएस के साथ नेगोशिएट करना था कि भैया ठीक है मैं नहीं खरीदता हूं, एक काम करो आप रशिया से ज्यादा सस्ता तेल मुझे दे दो, मेरे को इकोनॉमिक सिक्योरिटी से मतलब है, अगर तुम तेल बेचोगे तो मैं खरीदूंगा, बट दाम रशिया से कम होना चाहिए। या तुम अपने अलाई को बोल दो किसी को कि मुझे आप फंड दो, उतने कोई पैसा उधार नहीं ले रहा हूं मैं, आप पैसा इस फॉर्म में दो कि भाई मैं अपने तेल को या तो सस्ता कर सकूं, क्योंकि मेरी पॉपुलेशन की एनर्जी सिक्योरिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। चलो देखते हैं क्या गवर्नमेंट करती है। बट ट्रंप और मोदी के आपस में डायरेक्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हुई है और कहा जा रहा है कि भैया हम रशिया के साथ अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को कम करेंगे। अब यहां पर इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री एंड आपकी कई स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज, इनको वापस से अपने कॉन्टेक्ट्स को रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई आप डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो जिससे आपको टेंशंस का सामना करना पड़े, एंड आप यहां पे कहीं ना कहीं अपने सोर्स को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, या आपको बैलेंस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जिससे आप यहां पर सैंक्शन से बच सके। अब देखो आप 85% अपने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हो, तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमें यहां पर चाइना और एशिया की बाकी कंट्रीज से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अल्टरनेट पेमेंट मोड्स को डेवलप करा है रशिया के साथ इंगेज करने के लिए, ताकि हम भी यूएस के सैंक्शन से बच सकें। तो यहां पर इस चीज के बारे में आपको इतना ही ध्यान में रखना था। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हों एंड मिलते हैं मंडे एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।